कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। 12th क्लास में एनसीईआरटी का लॉन्ग सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है बच्चों, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपको 4 नंबर की एक प्रॉब्लम मिलेगी एट एनी कॉस्ट। आपके यहाँ अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं, जेईई मेन में एक प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, और आईआईटी एडवांस की बात करूं तो एडवांस लेवल पे इस इनवर्स फंक्शन का काफी एप्लीकेशन है। इटसेल्फ अपने आप में तो एक प्रॉब्लम आती है, बाकी दूसरे चैप्टर के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बना के प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। तो जहां तक बात इस बात की करें हम कि चैप्टर कैसा है, तो चैप्टर आपका काफी इंपॉर्टेंट है, डेप्थ भी है। अगर हम स्टार्ट करें, आप कितनी गहराई में भी जा सकते हो और कितनी ही लाइटली भी पढ़ा सकते हो। आप जनरली देखते होंगे जैसे बोर्ड लेवल पे जब हम इसको पढ़ते हैं तो बोर्ड लेवल पे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है बच्चों। अब उसके आगे देखिए हम इसे किस ढंग से पढ़ेंगे, क्या हमारी पूरी इसमें डेप्थ होगी, और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। चलिए बच्चों देखिए इसको जल्दी से। तो चलिए बच्चों यहां से आगे देखते हैं हम। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है, वैसे तो जो चैप्टर पहला है हमारा रिलेशन फंक्शन, उसमें पूरी डेप्थ में जाएंगे हम, लेकिन चूंकि इस चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जरूरत हमें डिफरेंशिएशन में पड़ेगी, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ना मेरे लिए जरूरी है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखें फंक्शन क्या है। हम इसको एरो डायग्राम के अकॉर्डिंगली देख ले। ये दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी। ए में एलिमेंट है ए बी सी डी, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है बच्चों। अब मैंने क्या करा, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से और डी को 4 से अटैच किया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि एफ, और ये जो दो डॉट होते हैं दैट आर कॉल्ड सच दैट एफ सच दैट फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन। मींस दोबारा से सुनिए, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, let A and B are two non-empty set if each element of set A is uniquely expressed to any element of set B, then it is known as function from A to B। क्लियर हो गई बच्चों, फंक्शन की डेफिनेशन पता चल गई क्या है। अगर सेट A का कोई भी एलिमेंट, यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के किसी ना किसी एलिमेंट से अगर अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम A टू B। क्लियर है बच्चों। जो सेट A के एलिमेंट है वो प्री इमेज कहे जाएंगे, सेट B के जो एलिमेंट है जो A से एसोसिएट है दैट आर कॉल्ड इमेज। तो यहाँ पे A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, C की इमेज 3 है, D की इमेज 4 है। या इधर से हम बात करें तो क्या कहेंगे हम, A इज द प्री इमेज ऑफ 1, B इज द प्री इमेज ऑफ 2, C इज द प्री इमेज ऑफ 3 एंड D इज द प्री इमेज ऑफ 4। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे A और B क्या है, व्हाट इज A एंड B। देखिए बच्चों तीन टर्म यूज करेंगे हम यहाँ पे, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्लियर है। जिस समय हम रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में हमें जाना है। डोमेन रेंज हमने थोड़ा सा 11th क्लास में पढ़ा था, अगर ध्यान हो तो। और जब यहाँ पढ़ेंगे हम पहला चैप्टर तो उसको फुल डिटेल में जाएंगे। बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं, डोमेन क्या है बेसिकली, यानी कि इनपुट। डोमेन इज इनपुट और रेंज क्या है, रेंज इज आउटपुट। मींस कहीं पर अगर हम उस इनपुट को रख देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा दैट आर कॉल्ड रेंज। तो सीधे सीधे छोटी सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, डोमेन क्या है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड, या y हैज ए डेफिनिट वैल्यू। y मींस फंक्शन, y इक्वल टू fx हम बोलते हैं, आप जानते हो। तो यानी कि fx, x की वो सारी वैल्यू जिसके लिए आपका y यानी कि fx डिफाइन हो, दैट आर कॉल्ड डोमेन। क्लियर है बच्चों। अब रेंज क्या होगी, द ऑल सेट वैल्यू ऑफ y फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x आर नोन एज रेंज। मींस x की अलग अलग वैल्यू के करस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यू आएगी दैट आर कॉल्ड रेंज। क्लियर है बच्चों। और तीसरा टर्म यहाँ पे आता है कोडोमेन। ठीक समझिए जरा। अब दो सेट है आपके पास ए और बी। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, और सेट बी के वो एलिमेंट यानी कि 1 2 3 4 जो सेट ए से एसोसिएटेड है दे आर कॉल्ड रेंज। जल्दी बोलो, दे आर कॉल्ड रेंज।
और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी यानी कि वो सेट ए से एसोसिएटेड है या नहीं है, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। बात क्लियर हो गई। तो कोडोमेन का मतलब तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज कोडोमेन, जो अधिक से अधिक हो सकते हैं। बच्चों इसको डोमेन, कोडोमेन रेंज को हम जब फंक्शन पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक इंडस्ट्री से रिलेट करके मैं आपको इसे दिखाऊंगा कि किस ढंग से हम कोडोमेन कहेंगे, किस ढंग से हम डोमेन कहेंगे, या एक ढंग से चलिए एक बर्बली सेंटेंस बोल देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री लगानी है। अब आप क्या करेंगे, मार्केट में जाके सर्वे करेंगे। मार्केट में आपने सर्वे किया कि किस किस चीज की जरूरत है, शूज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल शर्ट की जरूरत है, पैंट की जरूरत है, ट्राउजर की जरूरत है, जीन्स की जरूरत है। इस ढंग से आपने एक सर्वे कर लिया। तो ये जो सर्वे करा है आपने मैक्सिमम जितना भी मार्केट में क्या क्या जरूरत है, दे आर कॉल्ड कोडोमेन, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। अब इन सारी चीजों को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें पता चला जूट, कॉटन, वूल, इस टाइप के रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये जो रॉ मटेरियल दैट आर कॉल्ड डोमेन। क्लियर है बच्चों। और ये जो रॉ मटेरियल है जिससे हमें शर्ट बनानी है, जो हम बीच में यूज करेंगे मशीन, दैट आर कॉल्ड फंक्शन मशीन, दैट आर कॉल्ड फंक्शन मशीन। अब आपने मान लीजिए सर्वे किया मार्केट में, आपको 15 आइटम की रिक्वायरमेंट है, या रिक्वायरमेंट मींस 15 आइटम आपके बिक सकते हैं। बट आपने जो रॉ मटेरियल कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ आपके 10 एलिमेंट बन सकते हैं, 10 आइटम बन सकते हैं। क्लियर है। तो जो 10 आइटम बन सकते हैं दे आर कॉल्ड रेंज, जिस चीज से बन रहे हैं दे आर कॉल्ड डोमेन। और जो आपने सर्वे किया था मार्केट में पूरा 15 आइटम का, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर बहुत डिटेल में आगे कभी जब चलेंगे फंक्शन पे तब बताएंगे। हाल फिलहाल तो आप ये फंक्शन देख लीजिए कि हमारा फंक्शन हो गया क्या, यदि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से अगर जुड़े हुए हैं तो दैट आर कॉल्ड सेट फ्रॉम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हियर ए इज कॉल्ड डोमेन, बी इज कॉल्ड कोडोमेन। कुछ बच्चे कुछ जो है बी को रेंज भी बोल देते हैं, रेंज नहीं है, बी कोडोमेन है। हाँ रेंज कब हो सकता है, अगर मान लीजिए मैं इसको हटा दूं, यस, अब जो है आपका कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए। तो एक ढंग से क्या कह सकते हैं हम कि जो आपकी रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। बोलो बच्चों क्या है, सबसेट है। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए दो मैंने एग्जाम्पल और लिए यहाँ पे। एक एग्जाम्पल ये है आपके सामने, एक एग्जाम्पल ये है। क्या ये दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, पहला वाला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डी एलिमेंट से दो आउटपुट आ रहे हैं 4 एंड 5। एक इमेज से दो आउटपुट नहीं आ सकते। जल्दी बोलो बच्चों। अब मान लीजिए आपने कोई फंक्शन लिया, सपोज करिए क्या फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करा, एक्स को 2 रखा। एक्स को 2 रखेंगे तो बाई की वैल्यू 4 ही तो आएगी, या बाई की दो वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू नहीं आएंगी, एक ही वैल्यू आएगी। इसलिए एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट नहीं आ सकते। हाँ मैंने इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, ये ऐसा हो सकता है कि यहीं पे हम सी और डी से दोनों एक ही एलिमेंट बन जाए। जैसे यहाँ पर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 दोनों वैल्यू रखो, y इक्वल टू 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ इनपुट पे मैं अगर 2 रख दूं और -2 रख दूं तो दोनों से एक ही एलिमेंट 4 आएगा आउटपुट कि नहीं आएगा, यस। तो मैंने इनपुट से वन आउटपुट बन सकता है, लेकिन वन इनपुट से मैंने आउटपुट नहीं बन सकते। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हो गई बच्चों। अब सेकंड पे आइए, यहां देख रहे हो सेट ए का एलिमेंट ई खाली पड़ा हुआ है। सेट ए का एलिमेंट ई खाली पड़ा हुआ है, जो कि खाली नहीं होना चाहिए। इनपुट पे कोई भी रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ के प्रॉफिटेबल के हिसाब से हम देखें तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने इंडस्ट्री में ऐसी रॉ मटेरियल वेस्टेज कर रखा है, ऐसी खाली वेस्टेज पड़ा हुआ है, तो उससे कुछ आउटपुट नहीं बनेगा, इंडस्ट्री लॉस में जाएगी। इट मींस इनपुट पे कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं होना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो केस ऑफ ए नॉट, दिस इज ऑल्सो नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन। बात क्लियर हो गई। ये हमने सीख लिया
इस पूरे प्रोग्राम से कि फंक्शन क्या है, पूरी डिटेल में जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल काम चलाने के लिए हमारा काम बन जाएगा। ठीक है साहब, अब इसके आगे चलें। जो चैप्टर बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना क्या है चैप्टर हमें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। यस, बात समझ में आ रही कि नहीं, हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो चलिए, अब उसमें जितनी हमें जरूरत थी उतने से हमने काम चला लिया फंक्शन की। अब आ जाइए साहब, यहाँ पे मैपिंग पढ़नी हमें सबसे पहले। इनवर्स फंक्शन में जाने से पहले तो हमें बेसिक बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, कम से कम आधे घंटा हमारा इसी बात में लग जाएगा, इनवर्स फंक्शन में एंट्री करने से पहले। तब आपको इनवर्स फंक्शन में रियल सेंस में मजा आएगा, अगर हम उसकी डिटेल समझ लें। चलिए आइए देखिए बच्चों, ये जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन, उसी का एक पार्ट है। क्या है ये, उसमें मैपिंग में आप 4 फंक्शन पढ़ेंगे। कौन कौन से, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड ऑनटो फंक्शन। क्लियर है बच्चों। अब वन वन को इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं हम, इंजेक्टिव या इंजेक्शन। ऑनटो को सर्जेक्टिव या सर्जेक्शन, और इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। बात क्लियर हो गई, मीन्स इनके अनदर नाम है और कुछ स्पेशल नहीं है। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम ये पढ़ लें कि ये 4 फंक्शन हैं क्या, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। यस, आइए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये 4 एरो डायग्राम से फंक्शन आपको शो करे हैं। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है। क्लियर है। देखिए पहले यहाँ आप देखेंगे एक एलिमेंट से एक आउटपुट आ रहा है, मीन्स ध्यान से देखिए, वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, देन इट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों इसे, वन वन फंक्शन। ठीक है। अब यहाँ देखिए डी और ई से 2 एलिमेंट से एक आउटपुट बन रहा, 4 या नहीं, मीन्स मैनी इनपुट से वन आउटपुट आ रहा है, तो दैट आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। बोलो बच्चों, इफ मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। ठीक। अब आइए नेक्स्ट बच्चों, ये हमने पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, मैंने बताया ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए फंक्शन एफ इज ए कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। और इसमें ए क्या बताया था मैंने, डोमेन, बी क्या बताया था, कोडोमेन। तो आइए बच्चों, अगर कोडोमेन में, यस ये एलिमेंट है 1 से लेके 8 तक, यदि कोडोमेन में एक या एक से एलिमेंट, एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली वेस्टेज पड़े हो, दैट आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। इन डेफिनेशन को बच्चों ध्यान से सुन लें, ये बहुत ही इजी वे में जो है कंक्लूड की गई है सारी। फिर सुनिए, यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसी खाली वेस्टेज पड़ा हुआ है, तो दैट आर कॉल्ड इनटू फंक्शन। नेक्स्ट आइए, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली वेस्टेज नहीं पड़ा हुआ है, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली वेस्टेज नहीं है, दैट आर कॉल्ड ऑनटो फंक्शन। बच्चों कुछ समझ में आया क्या, नहीं आया, यानी कि ये ऑनटो फंक्शन है। अब एकदम तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई पहले में और लास्ट वाले में क्या अंतर है, आप इसे वन वन कह रहे हो, इसे ऑनटो कह रहे हो। बच्चों बेसिक डिफरेंस कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें, तो यहाँ की डेफिनेशन हमने लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट में गए थे, और इसकी डेफिनेशन राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट में आए हैं। बाकी चीजें एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मीन्स यहाँ क्या कहा था हमने, यदि वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट इज नोन एज वन वन फंक्शन। यहाँ क्या कहा है, यदि कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली ना हो, दैट आर कॉल्ड ऑनटो फंक्शन। ठीक है बच्चों। अब सवाल ये कि क्या इसे वन वन, इसे ऑनटो कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, इसको हम क्या कह सकते हैं, वन 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 फंक्शन एज वेल एज ऑनटो, इसे हम ऑनटो भी कह सकते हैं। और इसे बच्चों वन वन के साथ, ऑनटो के साथ वन वन भी कह सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बोलो। यस। अब वापस यहाँ आइए, क्या बच्चों मैनी वन के साथ कुछ और भी है क्या, है, क्या है, मैनी वन इनटू। कैसे साहब, मैनी वन की डेफिनेशन तो इधर से फुलफिल हो रही है कि मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, और इनटू की कहां से हो रही है, राइट से। कैसे, आपका 5 6 7 खाली पड़ा हुआ है कि नहीं, और इनपुट की डेफिनेशन क्या थी
कि यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली वेस्टेज पड़े हों दैट आर कॉल्ड इनटू, तो क्या कह सकते हैं हम, दिस इज मेनी वन इनटू। बात बहुत क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इधर आ जाइए। यस, क्या हम इसे इनटू के साथ साथ कुछ और भी बोल सकते हैं क्या? यस, बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वन वन इनटू। क्यों साहब, कैसे? अरे वन वन का क्या मतलब होता है? इफ वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट, यदि वन से वन बन रहा है दैट आर कॉल्ड वन वन, और इनटू को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, पहले से 6 7 8 खाली पड़ा हुआ है। तो बात कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? इसको क्या कहेंगे हम? वन वन एज वेल एज इनटू। जल्दी बोलो बच्चों। अब इसी में थोड़ा सा और अगर और कुछ देखना चाहते हो तो देखिए, चलिए अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, यहाँ पे एफ और कर दूं और एफ को भी 5 से मिला दूं। देखो जल्दी से, तो भाई क्या कहूंगा मैं इसको, अब ये वन वन की जगह क्या बोल देंगे इसको, मैनी वन इनटू। इनटू तो ऑलरेडी है ही है, और चूंकि मैनी इनपुट से एक आउटपुट बनने लगा तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, मैनी वन इनटू। जल्दी बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस ढंग से आप जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हो। अब जैसे हम मैनी वन इनटू था या ये वन वन ऑन टू है, अब यहाँ देखो क्या करूंगा मैं इसको, एक और जोड़ दूं इसमें और इससे मिला दीजिए, क्या बना, मैनी वन इनटू बना कि नहीं बना? तो आपको तो सिर्फ ध्यान रखना है, अगर इनकी डेफिनेशन आप ध्यान रख लें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या रिपीट कर दूं, अगर वन इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट दैट इज कॉल्ड वन वन, मैनी इनपुट प्रोड्यूस वन आउटपुट इज कॉल्ड मैनी वन, यदि कोडोमेन में एक या एक से अधिक एलिमेंट खाली पड़ा है दैट आर कॉल्ड इनटू। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उधर से मतलब है। अब चूंकि इधर एक से एक बन रहा था तो वन वन और हो गया है साथ में, अगर मैनी से एक बन रहा होता तो मैनी वन इनटू हो जाता। अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो दैट आर कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। क्लियर है? इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, अब इधर से चूंकि वन से वन बन रहा है तो इसलिए वन वन ऑनटू कह दिया, और अगर यहाँ मैनी से वन बन रहा होता तो मैनी वन ऑनटू कह देते। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत क्लियरली ये बात सारी सही हो गई। वन वन क्या है, मैनी वन क्या है, इनटू क्या है, ऑनटू क्या है? जल्दी बोलो बच्चों। अब चलिए इसके बाद हम कैसे इसको आगे करेंगे उसको देखिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद का जो हमारा स्टेप होगा। अब सवाल यहाँ पे है कि कोई फंक्शन इन्वर्सेबल कब होगा? तो देखिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्सेबल इफ इट इज वन वन ऑन टू फंक्शन। अगर बच्चों ये वन वन ऑन टू फंक्शन है तो ये इन्वर्सेबल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इट मीन्स अगर वन वन ऑन टू नहीं है तो इन्वर्सेबल नहीं होगा, ये तो मीनिंग हुआ। चलिए ठीक है, कैसे पता करेंगे अब इसको, जरा इसके लिए देखना बच्चों। एक फंक्शन है आपका y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे बच्चों x क्या है, ये डोमेन ऑफ f, और y क्या है, रेंज ऑफ f। होगा कि नहीं? x क्या है, डोमेन ऑफ f, और y क्या है, रेंज ऑफ f। अब इसको इनवर्स कर लीजिए, यानी कि x इक्वल टू एफ इनवर्स y। बोलो बच्चों, तो क्या मीनिंग निकला यहाँ पे? अब यहाँ पे y क्या है, ये जल्दी बोलो, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, और x क्या है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो इनवर्स उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ जो फंक्शन एफ का डोमेन था क्या था, x, वह एफ इनवर्स की रेंज हो गई, और जो यहाँ एफ की रेंज थी y, वो एफ इनवर्स का डोमेन हो गया। तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, देखिए इधर, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं है? बोलो बच्चों, अगर हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो जो एफ का डोमेन है वो उसके इनवर्स का रेंज हो जाएगा, और जो एफ की रेंज है वो उसके इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। चलिए आइए अब देखिए बच्चों, जैसा फिर डेफिनेशन पे आओ, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्सेबल इफ इट इज वन वन ऑन टू, यानी कि सिर्फ अगर वो वन वन ऑन टू है तो इनवर्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसका पीछे लॉजिक है, आइए क्या। अब जैसे फंक्शन था एफ ए टू बी, अब इसका मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है बच्चों। तो इनवर्स का मतलब उल्टा करेंगे हम,
ये देखिए उल्टे का मतलब, देखिए एफ के लिए ए डोमेन था और बी क्या था, जल्दी बोलो, रेंज था या कोडोमेन था। अब मैं इसको उल्टा करता हूं फंक्शन को, एफ इनवर्स को, तो उल्टा करने का मतलब हो गया ये एरो हमारे उल्टे हो जाएंगे। अब मींस एफ इनवर्स के लिए ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा, तो फिर 1 से 1 बन रहा है, यानी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसका इनवर्स देखना। अब इनवर्स की जब बात आती है बच्चों, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गई, इनवर्स का मतलब उल्टा। अब बात जब डोमेन की होती है तो देखिए दो चीजें हैं, एक तो डोमेन पे 5 6 7 ये खाली पड़ा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरे, फिर इस 4 नंबर से जब हम एरो इधर कर देंगे, इसके उल्टा कर देंगे ना, तो ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। तो इन 4 नंबर से डी और ई बनेगा, या एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट बन रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2, 5 6 7 इनपुट पे आपके एलिमेंट खाली है। तो भाई ये तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, अभी 2 मिनट पहले डेफिनेशन बताई थी ना, इनपुट पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए और एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट नहीं बनने चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन था हमारा क्या था, मैनी वन इनटू। तो समझ में आ गया, मैनी वन इनटू फंक्शन हमारा इन्वर्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इनपुट पे हमारे रॉ मटेरियल खाली पड़ा है और एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट बन रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था। अब आइए इधर, यस इधर आओ, इसका एफ इनवर्स निकालिए। तो फिर अगेन क्या करेंगे, देखो इधर, फिर मैं एरो घुमाऊंगा, बी क्या हो जाएगा डोमेन, ए क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बोलो बच्चों, कोडोमेन एफ इनवर्स के लिए। तो बच्चों एफ इनवर्स की जब मैं बात करता हूं, तो डोमेन में 6 7 8 खाली पड़ा हुआ है कि नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये फंक्शन भी हमारा इन्वर्सेबल नहीं होगा, यानी कि इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आता है लास्ट वाला आपका, लास्ट वाले में देखिए बच्चों, जब मैं इधर एरो घुमाऊंगा इसके, तो बी क्या हो जाएगा इसका डोमेन और ये क्या हो जाएगा कोडोमेन। तो बच्चों फिर अगेन 1 से 1 बन रहा है, तो इसलिए इसका एन इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये बात दोबारा से मैं आपको समझा दूं, ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्सेबल इफ इट इज 1 1 ऑन टू, यानी कि अगर फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्सेबल होगा, अदरवाइज इन्वर्सेबल नहीं होगा। प्लस ये भी आपको बता दिया गया है कि 1 1 ऑन टू को छोड़ के बाकी फंक्शन इन्वर्सेबल क्यों नहीं होंगे। मींस जैसे मैनी 1 इनटू हो गया या 1 1 इनटू हो गया, इस टाइप के फंक्शन इन्वर्सेबल क्यों नहीं है, ये बात आपको समझा दी गई है। कैसे समझा दी गई है, क्योंकि जब हमने इनका इन्वर्स निकाला तो फंक्शन की कंडीशंस को मीट नहीं करते, इसलिए इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ये बात बच्चों क्लियर हो गई। अब इसको नोट करिए, आगे बताता हूं जल्दी से। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए। अब यस, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। बच्चों साइन थीटा 1/2 कहा, पहले तो देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, जो 11th में हमने पढ़े थे। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं हमारे। क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बात क्लियर है कि नहीं। 6 के 6 फंक्शन में हर क्वाड्रेंट भाई 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। क्लियर है बच्चों। हर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है। जैसे साइन और कोसेक की बात करूं मैं, तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होते हैं, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं टेन और कॉट की, तो वो फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं सेक और कॉस की, तो वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। चलिए अब आइए, जैसा अभी बात हुई साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ऑब्वियस है 1/2 वैल्यू दो जगह मिल सकती है हमें। दो जगह कैसे मिल सकती है साहब, फर्स्ट पार्ट एंड में, सेकंड पार्ट एंड में। और इसका भी लॉजिक है बच्चों, समझो जरा कैसे। अब यहाँ देखिए 0 है, ये 90 डिग्री π/2 और ये 5, ठीक है बच्चों। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। साइन फंक्शन बच्चों आप जानते हो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है। जरा देखो ये रिपीट कैसे, दो जगह कैसे वैल्यू मिलती है, पता होगा वैसे आपको, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पे देखिए 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये हमें 0.5 वैल्यू मिल गई।
0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1। साइन 0 0 होता, साइन पाई बाय 2 1 होता, तो 0 से 1 गया, फंक्शन हमारा इंक्रीज करा कि नहीं करा, बोलो। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है वैल्यू और साइन पाई की वैल्यू 0 होती। अब आइए 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 एंड 0। तो जब हम बढ़ते हुए देखा हमने एक जगह यहाँ पे 0.5 आया हमारा, और फिर जब हम इधर डाउन जा रहे हैं फिर हमारा 0.5 आया। तो बच्चों जाते वक्त एक एंगल हुआ और फिर एक एंगल हमारा उतरते वक्त हुआ, यहाँ से जब नीचे आ रहे थे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो दो जगह सेम वैल्यू आई या नहीं आई, बोलो। तो इसका मतलब कहाँ पे मिलेगी वो वैल्यू मुझे, एक तो सिंपल साइन थीटा पे मिलेगी और एक साइन फाई माइनस थीटा पे मिलेगी, पाई माइनस थीटा। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि इधर से अगर मैं देखूंगा तो अगेन थीटा आएगा। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो मैंने क्या करा, 1/2 वैल्यू कहाँ मिली, एक तो पाई बाय 6 पे और एक पाई माइनस पाई बाय यानी कि 5 पाई बाय 6 पे। तो बच्चों थीटा की वैल्यू पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 हुई या नहीं हुई, बोलो बच्चों। और इवन यही नहीं, कैसे, ये जो 5/6 में मिली थी वैल्यू, अगर मैं यही एक राउंड काट के अगेन आ जाऊं तो क्या फिर 2 पाई प्लस 5/6 में वैल्यू मिलेगी। फिर ऐसे ही यहाँ पे एक राउंड काट के मैं आ जाऊं, 2 पाई प्लस 5 पाई/6 पे मिलेगी। ऐसे ही एक राउंड और काट लीजिए, यानी कि 2 राउंड काट के फिर वही मिलेगी, फिर 2 राउंड काट के अगली वैल्यू वही मिलेगी। ऐसा क्यों हो रहा बच्चों, आप जानते हो जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है बेसिकली ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। और पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आप समझते हो कि एक अंतराल के बाद, एक इंटरवल के बाद वो वैल्यू फिर रिटेन करता है। जैसे साइन फंक्शन का, कॉस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है, या इवन करिए साइन, कॉस और सेक और कॉसेक, इनका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, और टेन और कॉट का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है। यानी कि टेन और कॉट की जो साइकिल है वो 0 से लेके पाई यानी कि 180 डिग्री तक कंप्लीट हो जाती है, और बाकी चार की कंप्लीट होने में 360 डिग्री मूव करना पड़ता है। बात क्लियर है। इसके लिए जब हम फंक्शन पढ़ेंगे उसमें एक टर्म अलग से ही एक फंक्शन होता है पीरियोडिक फंक्शन, उस पे प्रॉब्लम्स भी बनती है, उसको डिटेल में उस समय हम वहां पे पढ़ेंगे। हाल फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए, कोई बच्चा कहे कि साहब 2 पाई क्यों होता है साइन का और 10 का पाई क्यों होता है। चलिए बच्चों शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता दूं क्या होता है बेसिकली पीरियोडिक फंक्शन। A function f(x) is said to be periodic. A function f(x) is said to be periodic. देखिए इधर ये f(x) periodic है। If there exists a small value t such that f(x) plus t is equal to f(x), मतलब अगर किसी फंक्शन में हम कोई पॉजिटिव वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दें, फंक्शन हमारा वही आ जाए वापस, तो हम उसको पीरियोडिक उस फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, और उस टी की वैल्यू को क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। और उस टी में भी जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट आर कॉल्ड पीरियड, फंडामेंटल पीरियड। बात क्लियर हुई। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, f(x) sin x, तो बच्चों वापस साइन एक्स आने के लिए एक्स में क्या ऐड करूं मैं, कम से कम छोटी वैल्यू। तो ध्यान दो बच्चों, 2 पाई से छोटी वैल्यू अगर हम साइन में ऐड करेंगे तो हमारा फंक्शन वापस साइन एक्स नहीं आएगा। जल्दी बोल दो। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पे, एट 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। यही केस अगर 10 का हो, एफ एक्स इक्वल टू 10x, तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस एक्स, 10 पाई प्लस एक्स, 10x हुआ कि नहीं, यानी कि एफ एक्स। तो बच्चों ये इसलिए हो रहा है 10 और कॉट का फंडामेंटल पीरियड पाई, क्योंकि वो थर्ड पार्ट एंड में पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड पार्ट एंड में पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि अगर लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू पाई भी ऐड करेंगे तो फंक्शन वही आ जाएगा। बट साइन और कॉस के केस में आप 2 पाई को छोड़ के और कोई भी वैल्यू, सपोज करो कोई बच्चा कहता है मैं तो साहब साइन में पाई जोड़ूंगा, पाई ऐड करूंगा, तो भाई कर, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो वो तो फंक्शन माइनस एफ एक्स हो गया, जबकि फंक्शन वापस एफ एक्स ही आना चाहिए था। तो इस ढंग से एक छोटा सा आपको बताया मैंने कि पीरियड कैसे निकालते हैं, इसकी पूरी डिटेल है जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ेंगे तो वहां पूरा फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे फंडामेंटल पीरियड हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अलग अलग केसेस में निकालेंगे। है वापस आइए, अब क्या मीनिंग क्या हुआ, फिर मीनिंग क्या निकला इन सारी चीजों का। ये फंक्शन तो हमारा साइन थीटा, तो जो साइन एक्स फंक्शन है ये तो मैनीवन फंक्शन हो गया। मैनीवन कैसे हो गया जी, जरा देखना साहब,
यस, ये a, ये b, ये फंक्शन f, पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6, 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4। क्या बच्चों इन सारे की वैल्यू 1 बाई 2 नहीं आ रही? सारे एंगल की वैल्यू साइन में 1 बाई 2 आएगी कि नहीं आएगी? मतलब मैंने इनपुट प्रोड्यूस 1 आउटपुट। बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है? मैनी इनपुट आपके 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। क्लियर? और अभी 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा था कि केवल इनवर्सेबल फंक्शन वही होंगे जो 1 1 ऑन्टो हो, और ये क्या फंक्शन है? ये तो मैनी वन है। और फिर भी आप लोग जानते हो कि चूंकि ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स भी एग्जिस्ट करता है। तो किन कंडीशंस में कैसे करता है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको जरा जल्दी से नोट करिए। चलिए बच्चों देखिए, ये जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, अब इसका आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें पूरी डिटेल हमारी नहीं आ सकती है। अब बच्चों इसके बिहाफ पे आप लोग पढ़िए, और जो भी समस्या आएगी वो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा कैसे भी किसी भी ढंग से डिस्कस कर सकते हो, फोन से ये वो। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप अधिक से अधिक स्टूडेंट से कहिए कि इस हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और अधिक से अधिक आप लोग इसको लाइक करें। थैंक यू।